आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे बाइनोकुलर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन। तो बाइनोकुलर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन होता क्या है? जैसा कि हम लोग मोनोकुलर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन पार्ट में देखें कि मोनोकुलर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन जब हम लोग ईच आई में इंडिविजुअली कर रहे होते हैं तो उसके बाद क्या होता है, बैलेंसिंग करना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है एकोमोडेशन ना कंट्रोल हो पाने की वजह से, या फिर कुछ ऐसा केस है जिसमें हमें बाइनोकुलर करना पड़ता है। और नॉर्मल देखा जाए तो बाइनोकुलर क्लिनिक में नहीं होता। बहुत सारा फैक्टर क्यों नहीं होता है बाइनोकुलर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन। अब क्लिनिक में नहीं होने की क्या वजह है? बहुत सारी फैक्टर हो सकती है। ये तो प्रोसेस लेंदी है। दूसरी बात, जो क्लिनिशियन कर रहा होता है वो नॉर्मली हो सके इसका शायद पूरा प्रोसीजर ना जानता हो, क्योंकि ये बहुत सारा टेक्निक होता है इसमें यूज करने में, या फाइनल रिजल्ट पेशेंट क्या दे रहा होता है और वो किस रिजल्ट पे जाकर रुक रहा होता है। तो ये सब कहीं ना कहीं कॉन्ट्राइंडिकेशन करता है कि ये ना कर रहा हो नॉर्मली पेशेंट, मतलब क्लिनिशियन पेशेंट पे ना कर रहा होता है। तो वर्ड से हम समझते हैं कि बाइनोकुलर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन का क्या मतलब है या क्या कहना चाह रहा है। बाइनोकुलर मीन्स बोथ आई। सपोज ये पेशेंट है तो ये बोथ आई, पेशेंट हैप्पी है, बोथ आई। सब्जेक्टिव मीन्स हो गई कि कम्युनिकेशन, अगर देखा जाए मीन्स कम्युनिकेशन होगी। रिफ्रैक्शन मीन्स लाइट का रिफ्लेक्शन जो होता है ना, ये रेटिनोस्कोपी के थ्रू जो हम लोग फाइंडिंग कर रहे होते हैं, तो ये जो रिफ्रैक्शन होता है, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। तो इसमें रिफ्रैक्शन मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही होती है, फिर वहाँ से रेटिना से टकरा कर वापस लाइट आ रही होती है, तो जो ऑब्जर्व कर रहा होता है पेशेंट उसके, हम अभी क्लिनिकल सेटअप भी देखेंगे कि कैसे बाइनोकुलर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन का एक परफेक्ट क्लिनिकल सेटअप होना चाहिए और क्या नहीं होने की वजह से इसमें अल्टरेशन आ रही होती है। तो ये बाइनोकुलर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन एक ग्रॉस आइडिया। अभी अगर हम देखें तो बाइनोकुलर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन होता कितने टाइप का है। नॉर्मली अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग व्यू था, क्योंकि जब ये बाइनोकुलर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन स्टार्ट हुआ उस टाइम बहुतों का ये आइडिया नहीं था कि बाइनोकुलर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन क्या सब में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर धीरे धीरे हर एक दूसरे ने मतलब अपना अपना व्यू रखा कि करना कैसे है। तो जो फेमस हुई, जो आजकल हम लोग करते हैं, वो फर्स्ट सेप्टम, सेकेंड का और पोलराइजिंग। इसमें क्या होता है कि पोलराइजिंग में वेक्टोग्राफिक चार्ट यूज कर रहे होते हैं, वो उसको कहीं ना कहीं पोलराइजिंग लेंस रखकर पेशेंट के आई में फाइंड आउट कर रहे होते हैं। उसके बाद है क्या है, फॉगिंग। अब अगर सिम्टम का देखें और या फॉगिंग या पोलराइजेशन जो भी देखें, तो फॉगिंग क्या हुआ, हम्फ्रिश ने दिया। हम्फ्रिश एक साइंटिस्ट था जिसने फॉगिंग का दिया। तो फॉगिंग में के बारे में हम्फ्रिश क्या क्या कि +0.75 डायोप्टर रखो, जिससे क्या होगा कि पेशेंट का मतलब बोथ आई ओपन होना चाहिए। उससे क्या होगा कि पेशेंट का रेटिनल विजन थोड़ा सा ब्लड हो जाएगा, मतलब सस्पेंशन हो जाएगा विजन में। पोलराइजेशन में क्या हुआ, वेक्टोग्राफिक चार्ट यूज होने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक पार्टिकुलर ओरिएंटेशन में पोलराइजिंग लेंस रखने की वजह से, ये पोलराइजिंग स्पेक्टेकल्स पेशेंट को पहनाने की वजह से क्या होता है कि उस आई से पार्टिकुलर वही इमेज दिखता है। हम आगे देखेंगे डायग्राम के बेसिस पे कि उसमें क्या हो रहा था। और सेप्टम में क्या होता है कि ये बेसिकली जो ऑप्टिकली फोल्डेड रूम होती है, कॉन्फ़िगरेशन जो क्लिनिक सेटअप बनाई जाती है, उसमें क्या होता है, जो मिरर है, जो विजुअल एक्यूटी पेशेंट देख रहा हो, उसके बीच में आप सेप्टम को सेटअप कर दो। अभी अगर हम एक एक करके डील करें तो फर्स्ट अगर हम सेप्टम का बात करें तो देखते हैं कि सेप्टम में क्या हो रहा होता है। तो सेप्टम में अगर सपोज ये भी अगर हटा दें हम, तो अगर हम सेप्टम का बात करें तो इसने ये क्या है, टर्वाइल ने दिया। इसको टर्वाइल इन्फिनिटी भी कर रहे थे, क्योंकि टर्वाइल द्वारा दिया गया था। ये एक ऑप्टोमेट्रिस्ट भी था। अब इसमें क्या हुआ कि दोनों आई ओपन रहेगा। सपोज ये चार्ट है, ये चार्ट है जो पेशेंट देख रही होगी। इस चार्ट में क्या है, ये पेशेंट की आई है, सिटिंग पेशेंट सिटिंग पोजीशन। ये सिटिंग पोजीशन होने से क्या हुआ, ये विजन हुआ, और यहाँ पे क्या है, सेप्टम इसमें बैठाया गया।
सेप्टम मतलब ऑब्लिक, मतलब ट्रांसपेरेंट ना हो। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे क्रिएट कर दिया एक सेप्टम, और इससे क्या हुआ, एक पार्टिकुलर लेटर ही आई का फॉर्मेशन करेगा। मतलब ये है कि बोथ आई ओपन है। बोथ आई ओपन होने की वजह से क्या होगा कि पेशेंट जब ये लाइट को देख रहा, मतलब पार्ट को देख रहा होगा, तो पेशेंट को ये आई से सिर्फ यही दिखेगा ए, और पेशेंट को बी आई से बी दिख रहा होगा। तो ये सेप्टम मेथड का एक ग्रॉस आइडिया हुआ। हम आगे देखेंगे सेपरेटली कि सेप्टम मेथड में प्रोसीजर कैसे करते हैं, फिर इसमें क्या कर रहे होते हैं। एक और अगर देखें हम कि ऑप्टिकली फोल्डेड रूम में सेप्टम का क्या सेटअप होना चाहिए, तो वो देखते हैं कि अगर ये सेप्टम सपोज ऑप्टिकली फोल्डेड रूम है, तो सपोज अगर ये पेशेंट का सेटअप है, यहाँ पे पेशेंट आई, अगर ये पेशेंट आई है और पेशेंट अगर यहाँ से बैठा हुआ है, तो ये मिरर होगा। सेप्टम का अपना कुछ विड्थ होना चाहिए, आई मीन विड्थ होगा ही होगा। तो ये सेप्टम का कुछ विड्थ हो गया अपना, तो यहाँ भी होगा। अब ये सपोज ये डिवाइड है, तो ये भी डिवाइड होगा, और ये बेसिकली मिरर है, ये मिरर है। तो सपोज अगर ये लेटर यहाँ पर F और L और L और F ऐसा दिखाई दे रहा है, तो ये लाइट कहीं ना कहीं आई को ऐसे परसीव कर रहा होगा, और ये मिरर में जब जा रही होगी तो ये मिरर इमेज बना रही होगी कैसे, इस फॉर्म में। तो ये इसका रिफ्लेक्शन इमेज है जो बना, ये मिरर है, ये पेशेंट का पोजीशन है, ये टर्वाइल इन्फिनिटिव है। मतलब ये सेप्टम पोजीशन करने के बाद जो पेशेंट जो मिरर देख रहा होगा वो इस फॉर्म में देख रहा होगा। तो ये हमारा हो गया सेप्टम मेथड। सेकंड में हम डिस्कस करेंगे, सेकंड वाले पार्ट में हम यूज किए थे पोलराइजेशन। उस वाले पार्ट में अगर हम देखें पोलराइजेशन का बात करें, तो पोलराइजेशन में क्या हो रहा था कि पोलराइजेशन उसमें क्या था, वेक्टोग्राफिक चार्ट था। वेक्टोग्राफिक चार्ट में क्या था कि पेशेंट के आई में पोलराइजिंग लेंस देंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा। सपोज ये वेक्टोग्राफिक चार्ट है, इस टाइम क्या हुआ था, इस चार्ट को अभी के अकॉर्डिंग फॉर्मेशन करते हैं, उस टाइम बहुत सारा मॉडिफिकेशन हुआ था इस पोलराइजिंग को भी लेकर और सेप्टम को भी लेकर। तो ये अगर ये पोलराइजिंग है तो इसमें क्या है कि अगर ये ओरिएंटेशन है, इसमें वेक्टोग्राफिक जो चार्ट है इसका ये ओरिएंटेशन है। ये ओरिएंटेशन होने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये पेशेंट का आई है, ये पेशेंट का आई है, ये आई से पेशेंट इसे देखेगा, ये आई से पेशेंट इसे देखेगा। तो इसके लिए क्या पोलराइजिंग लेंस रखना पड़ेगा। और पोलराइजिंग लेंस जब हम आई में रख रहे होंगे या पोलराइजिंग स्पेक्टिकल्स दे रहे होंगे तो इसका एक्सिस इसके अकॉर्डिंग होगा। कैसे, सपोज ये 45 डिग्री है और अगर ये 135 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को अगर इस डायरेक्शन में है तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। कहने का मतलब इसको 135 पे रखेंगे और इसको 45 पे रखेंगे। इससे क्या होगा कि ये जब पोलराइजिंग चेंज करेंगे तो ये जो लाइट यहाँ से आ रही होगी इससे क्या होगा, ये पार्ट ब्लॉक हो जाएगा, इससे ये पार्ट ब्लॉक हो जाएगा। सपोज इस पोलराइजिंग के अंदर अगर लेटर है लिखा हुआ, सपोज अगर ऐसे लिखा हुआ है ये F ये L, तो ये आई सिर्फ इमेज का फॉर्मेशन कर रही होगी ये रखने की वजह से। F L नहीं फॉर्मेशन कर रहा होगा, और ये आई अगर इमेज का फॉर्मेशन कर रही होगी तो सिर्फ ये L का फॉर्मेशन कर रही होगी। तो इसलिए क्या हुआ, बाइनोकुलरली आई ओपन है और एक आई में हम लोग आसानी से मोनोकुलर रिफ्रैक्शन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इस पार्ट से ये बेनिफिट हो जाएगा
कि एकोमोडेशन कंट्रोल में रहेगा, ज़्यादा पेशेंट एकोमोडेशन को फ्लक्चुएट नहीं करेगा, जिससे वजह से ना ज़्यादा एक्सिस में अल्टरेशन होगी ना फिर ज़्यादा स्फेरिकल पार्ट में होगी। ये पोलराइजेशन का एक मतलब ग्रॉस आइडिया। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं, हम डील किए थे फॉगिंग। फॉगिंग में क्या रहा होता कि पेशेंट, अगर ये सपोज ये चार्ट है, पेशेंट यहाँ पे सिट है, ये चार्ट है, इसमें कुछ भी लिखा हो सकता है, सपोज ये E O L फोर, ये तो ये पेशेंट, ये चार्ट का पोजीशन है। उसमें क्या होगा, सपोज ये आई है, तो फॉगिंग में क्या हुआ था कि ऐसा हम्प्रिश ने कहा था कि प्लस 0.75 डायप्टर इस आई में इनकॉर्पोरेट कर दो। अब जैसे ही ये पावर रखा जाएगा, उससे क्या होगा कि जैसे ये पेशेंट का विजुअल एक्यूटी क्या है, थोड़ा सा सस्पेंड रेटिनल विजन हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा कि ये आई अब दूर जब फिक्सेशन कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं ये एकोमोडेशन आसानी से रेस्ट में हो जाएगा। तो ये ये पोलराइजेशन नहीं है, ये फॉगिंग था, ये हम्प्रिश के द्वारा दिया गया था। अब हम थोड़ा बात करते हैं कि बाइनोकुलर विजन का मतलब सिग्निफिकेंस क्या है, या किस पेशेंट के केस में ही बाइनोकुलर विजन हम लोग कर रहे होंगे। तो अगर हम लोग सिग्निफिकेंट केस को देखें तो ये फॉगिंग से समझ में आया कि ये क्या होगा। अच्छा, अगर इसका हम इमेज देखें कि आई में क्या बन रहा होगा, तो वो देखते हैं। ये आई क्लियर इमेज देख रहा होगा, ये आई एज इट इज क्लियर इमेज देख रहा होगा जैसा ये देख रहा था। बट ये आई ऐसा इमेज देख रहा होगा। जैसे इसमें प्लस 4.4 हम पुट किए तो ये प्लस 4.75 है, तो ये इसका बेनिफिट है, मतलब फॉगिंग करने की वजह से ये इस रूल्स के अकॉर्डिंग प्लस पॉइंट है। अगर हम बात करें कि हम बाइनोकुलर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन क्यों करें, और बाइनोकुलर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में बेसिकली क्या हो रहा होता है, बाइनोकुलर रिफ्रैक्शन में हम मोनोकुलर रिफ्रैक्शन ही कर रहे होते हैं। हम इंडिविजुअली आगे देखेंगे सेपरेट करके कि सेप्टम में बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, फॉगिंग में क्या कर रहे होते हैं, पोलराइजेशन में क्या कर रहे होते हैं। अगर हम इसका बात करें कि कुछ सिग्निफिकेंट है या बाइनोकुलर क्यों करें, वो तो कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना था कि जहाँ मोनोकुलर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन हो रही थी उसमें क्या था कि कहीं ना कहीं, अगर ये मोनोकुलर का हम देखें, ये अगर मोनोकुलर देखें, मोनोकुलर, और ये अगर बाइनोकुलर हम देखें, बाइनोकुलर, तो क्या है, अगर एक्सिस का बात करें तो एक्सिस वेरी कर रही थी। बाइनोकुलर करने में कम से कम एक साइंटिस्ट ने 10 डिग्री के आसपास वेरिएशन पाया, एक ने 8 डिग्री के आसपास वेरिएशन पाया, तो बाइनोकुलर करने में प्लस पॉइंट था। अगर स्फेयर का बात करें, अगर स्फेयर का हम बात करें तो स्फेयर में क्या हो रहा था, प्लस 0.50 का वेरिएशन आ रहा था। एक साइंटिस्ट ने बोला कि ये प्लस 0.50 का जो वेरिएशन आ रहा है, ये कहीं ना कहीं जब आई में दो पावर्ड हो, सपोज एंटीमेट्रोपिया पेशेंट हो, तो उसमें क्या होता है, विजन कभी हो ही नहीं रहा होता। मोनोकुलरली तो बहुत ज़्यादा अल्टर आ जाएगी, तो वो तो एकोमोडेशन कंट्रोल ही नहीं, यानी बैलेंसिंग होना बहुत टफ हो जाएगी। तो इसी बाइनोकुलर का एक और प्लस पॉइंट है, बैलेंसिंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती इसमें, क्योंकि जब बाइनोकुलरली कर रहे होते हैं तो ये सब क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐसा है जैसे लेटेंट हाइपरोपिया, हाइपरोपिक एनाइसोमेट्रोपिया, स्यूडोमायोपिया, ये सब आसानी से। तो कुछ सिग्निफिकेंस केस देखते हैं जिसमें हमें बाइनोकुलर विजन करने में परफेक्ट रिजल्ट आएगी। परफेक्ट रिजल्ट मतलब मोनोकुलर के रिस्पेक्ट में बाइनोकुलर ही करना सही है, और बाइनोकुलर करने से कहीं ना कहीं पेशेंट भी कंफर्ट फील कर रहा होता है उस प्रिस्क्रिप्शन से। तो अगर हम रिफ्रैक्टिव बेसिस के पे देखें, अगर रिफ्रैक्टिव एरर की बेसिस पे देखें, या फिर तो रिफ्रैक्टिव एरर पे बेसिस पे देखें तो हाइपरोपिक एनाइसोमेट्रोपिया, हाइपरोपिक एस्टिग्मेटिज्म। सेकेंड अगर हम देखें तो इसमें स्यूडोमायोपिया। थर्ड केस अगर हम देखें तो लेटेंट हाइपरोपिया। फोर्थ देखें तो अगर एंटीमेट्रोपिया,
मेट्रोपिया। एंटीमेट्रोपिया का मीन्स होता है, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव एरर के बेसिस पे अगर हम देख रहे हैं कि मतलब इस केस में सिग्निफिकेंट रिजल्ट आने वाला बाइनोकुलर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन करने से, सिग्निफिकेंट आने का ये सेंस कहना चाह रहे हैं कि ये सब केस में बाइनोकुलर करे तो परफेक्शन आएगी। एंटीमेट्रोपिया कहने का मतलब दोनों आई का जो रिफ्रैक्टिव स्टेटस है वो साफ अपोजिट हो, मतलब एक आई में सपोज +1 है, एक में -1 हो, तो ये एंटीमेट्रोपिया है। अगर हम विजुअल एक्यूटी के बेसिस, विजुअल एक्यूटी एरर के बेसिस पे बात करें तो एनाइसोऑक्सोपिया, ये एनाइसोऑक्सोपिया मतलब अनइक्वल विजुअल एक्यूटी, अनइक्वल विजुअल एक्यूटी इन बोथ आई। साइकोलॉजिकल विजुअल एक्यूटी रिडक्शन, सेकेंड अगर देखें तो साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल विजुअल एक्यूटी रिडक्शन इन बोथ आई। थर्ड वन अगर हम देखें तो एक और ये भी हो सकता है यूनिलेटरल एम्ब्लायोपिया, यूनिलेटरल एम्ब्लायोपिया पेशेंट। अगर हम ऑकुलर मोटिलिटी के बेसिस पे देखें, ऑकुलर मोटिलिटी के बेसिस पे देखें तो ऑकुलर मोटिलिटी बेसिस पे अगर हम देखें तो इसमें कहीं ना कहीं अगर नेस्टैग्मस से पेशेंट को तो क्योंकि नेस्टैग्मस के केस में क्या हो रहा था कि जैसे ही आप ऑक्लूड करोगे एक आई तो उस टाइम क्या होगा कि जर्क मूवमेंट इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से मोनोकुलर सही नहीं है, बाइनोकुलर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन ही परफेक्शन दे सकती है। सेकेंड अगर देखें तो अगर हॉरिजेंटल फोरिया और वो आई थिंक वर्टिकल फोरिया, साइक्लोडेविएशन, तो ये सब कुछ ऐसा केस है जिसमें बाइनोकुलर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन परफेक्ट है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देख लेंगे सेपरेटली सेप्टम का प्रोसीजर क्या है, सेप्टम में बेसिकली क्या इमेज बन रही होती है, कैसे किया जाता है, और सारे चार्ट पे हम लोग सेपरेटली। तो ये एट अ इंट्रो और एट अ ग्लांस अप टू दिस आई थिंक दिस इज सफिशिएंट।